मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। आदरणीय साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता भारत सरकार की जो ईयर एंड सेल चल रही है और उस ईयर एंड सेल में एक प्रॉफिटेबल कंपनी को निपटा दिया गया है, जो प्रॉफिट कमा रही है, जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की है और ऐसे व्यक्ति को दी है। मैं आपके सामने उसकी डिटेल्स रखूंगा, तो जब तक आप कागज़ नहीं देखेंगे आप विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात का, ये भी मैं कह सकता हूँ। और सारे कागज़ आपके सामने रखूंगा। कंपनी का नाम है CEL, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कंपनी का हेडक्वार्टर, कंपनी की फैक्ट्री साहिबाबाद, गाजियाबाद के पास साहिबाबाद में ये कंपनी का हेडक्वार्टर है। कंपनी की 1974 में इनकॉर्पोरेट होती है। 1974 में ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है और ये कंपनी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 100% इसकी होल्डिंग भारत सरकार के पास है। कोई प्राइवेट एंटिटी के पास इस कंपनी का एक भी शेयर नहीं है। इस कंपनी को आज से 30 दिन पहले 29 नवंबर को, एग्जैक्ट डेट भी मैच हो रही है, 29 नवंबर को इस टोटल 100% इक्विटी को 210 करोड़ में दे दिया गया। मतलब पूरी कंपनी 210 करोड़ में किसके हवाले करी वो बताऊंगा आपको, पर 210 करोड़ रुपए में पूरी कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है, जिसके आगे 5 साल तक प्रॉफिट कमाने की फोरकास्ट है, जिसकी ऑर्डर बुक 1600 करोड़ रुपए की है, उसको कितने में दे दी गई? 210 करोड़ में। ध्यान रहे साथियों, इस कंपनी की रिजर्व प्राइस सरकार ने निश्चित करी 194 करोड़। ये प्राइसेस ध्यान रखना, 210, 194। अब आते हैं, इस कंपनी के पास टोटल जमीन है, और ये मैं कंपनी का जो बिड डॉक्यूमेंट है उससे ही लाया हूं। कंपनी के पास टोटल जमीन है 2,02,018 स्क्वायर मीटर। 2,02,018 स्क्वायर मीटर टोटल जमीन है। और ये यूपी सरकार की सर्किल रेट आपके सामने रख रहा हूं। सिर्फ अभी जमीन की बात करूंगा। यूपी सरकार की ये सर्किल रेट का नोटिफिकेशन है, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसमें कहा गया कि सर्किल रेट है 21,803 प्रति वर्ग मीटर, 21,803 पर स्क्वायर मीटर। जमीन थी 2,02,018 स्क्वायर मीटर और सर्किल रेट 21,803। सिर्फ सर्किल रेट मान रहा हूं, उसके ऊपर कोई प्रीमियम नहीं। मतलब सिर्फ जमीन इस कंपनी की हो गई 440 करोड़ रुपए की। और कंपनी कितने में निपटाई? 210। मतलब अभी तक मैंने इसका नो हाउ, पेटेंट, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट और सर्किल रेट से ऊपर 50%, 100% प्रीमियम कुछ नहीं जोड़ा। कंपनी की जो जमीन की सर्किल रेट है उसके 44%, 44% ऑफ CEL लैंड वैल्यू इज द फाइनल ऑफर प्राइस ऑफ CEL। जो सर्किल रेट थी उसकी 44% जो उसकी लैंड वैल्यू है, उसमें उस कंपनी को आपने दे दिया एक ऐसे व्यक्ति को, और उस व्यक्ति और उस कंपनी की डिटेल आगे लाऊंगा। इस कंपनी की जो फोरकास्ट हैं वो मैं आपको फोरकास्ट दिखाना चाहूंगा। ये इस कंपनी के फोरकास्ट हैं। ये इस अभी मौजूदा समय में इस कंपनी के पास पेंडिंग ऑर्डर है 1592 करोड़ के, 1592 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर है अभी राइट नाउ, क्योंकि ये कंपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की चीजें बनाती है। डिफेंस में जो डायनेमाइट में जो वो प्लग लगता है वो ये कंपनी बनाती है। ये कंपनी भारत सरकार के डिफेंस सेक्टर को सप्लाई करती है, उनकी नो हाउ को सप्लाई करती है, उनके लिए नए नए पेटेंट्स करवाती है, उनके लिए नए नए डिस्कवरीज करती है।
उस कंपनी के पास 1592 करोड़ का ऑर्डर बुक है और जो पिछली ग्रॉस प्रॉफिट है उसके अनुसार इस 1592 में 730 करोड़ रुपए आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उसी की कंपनी की डिटेल्स कह रही है। उसको आपने कितने में दे दी? 210 करोड़ में। अब देखिए किसको दी, ये बात महत्वपूर्ण है। एक ऐसी कंपनी को दी जिसका नाम है नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब इस नंदल की कहानी सुनिए। इसके पास फाइनेंशियल ईयर 2020 में 10 से कम एम्प्लॉय थे, लेस देन 10 एम्प्लॉयज। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके पास इसकी 99.96% इस कंपनी की नंदल लीजिंग एंड फाइनेंस की 99.96% इक्विटी एक इंटीरियर डेकोरेटिव और फर्नीचर कंपनी के पास है। आपने एक ऐसी कंपनी जिसकी 99.96% इक्विटी फर्नीचर और इंटीरियर्स के पास है, उसको आपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की कंपनी दे दी। उस कंपनी का यही नहीं रुका, और ये बड़ा चौंकाने वाला तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। ये है नंदल फाइनेंस और NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में इस नंदल फाइनेंस का लिक्विडेशन का केस पेंडिंग है। इससे ज्यादा हैरत अंगेज कारनामे क्या हो सकते हैं कि जिस कंपनी के लिक्विडेशन का केस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उसको PMLA का दोषी मान के उसको लिक्विडेशन का केस चला रही है, उस कंपनी को आपने भारत सरकार की कंपनी जिसकी लैंड की जो अगर सर्किल रेट है उसके 44% 210 करोड़ रुपए में दे दी। क्यों भाई? ये नंदल से आपका ऐसा क्या रिश्ता है? जिस कंपनी के पास कोई अनुभव नहीं है, 10 से कम एम्प्लॉयज है। ये डिटेल मैं आपको दे रहा हूं यहां से, इसकी जो बैलेंस शीट है उससे मैं पढ़ के सुनाता हूं। देयर इज लेस देन 10 एम्प्लॉयज एंड नन ऑफ देम हैव रेंडर्ड 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। ये मैं नहीं कह रहा, ये डिटेल यहां लिखी हुई है। ये नंदल फाइनेंस की हकीकत है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 कि एक भी आदमी उसका ऐसा नहीं है एम्प्लॉय जिसने 5 साल नौकरी करी। और इसी कंपनी को आगे अगर हम बढ़ाएं तो इस कंपनी का नंदल फाइनेंस का 99.96% इक्विटी है एक फर्नीचर कंपनी के पास। उसको आपने कौन सी कंपनी दी? जो डिफेंस के लिए नो हाउ है, जो इक्विपमेंट बनाती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, जो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जिसने मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रॉफिट कमाया, जिसके पास 1592 करोड़ की ऑर्डर बुक है, उसको आपने 210 करोड़ में इस नंदल को दे दी। अभी यहां कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो एक और इसमें इश्यू है। ये जो इसकी बिडिंग हुई इस CEL को बेचने की, तो 2 लोगों ने बिड करी। हम और आप भारत सरकार में अगर ये पेन भी खरीदना होता है तो मिनिमम 3 बिड की आवश्यकता होती है। 2 लोगों ने बिड करी और वो दोनों भी मिले हुए। एक दूसरे सज्जन ने बिड करी, उनका नाम है, जो दूसरी जो बिडिंग हुई उसका नाम है मैसर्स JPM इंडस्ट्रीज। और अब देखिए नंदल और JPM कैसे मिले हुए हैं। ये डाटा लेके आया हूं। जो नंदल की जो पेरेंट कंपनी है उसमें और JPM की जो पेरेंट कंपनी है उसमें डायरेक्टर कॉमन है। ये सारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से सारा डाटा आपको दे रहा हूं। डायरेक्टर कॉमन है इनके, कॉमन डायरेक्टर है इनके। जो 2 जनों ने बिड करी, दोनों की जो पेरेंट कंपनी उसमें डायरेक्टर कॉमन, 44% सर्कल रेट की सिर्फ लैंड की वैल्यू, उसमें आपने 100% इक्विटी उसकी दे दी। हम पूछना चाहते हैं 5 सवाल। नंबर 1, दैट व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक रोड मैप for selling profit making company and why government of India is in a mood to sell the profit making enterprises? क्यों strategic और profit making कंपनियों को आप क्यों बेचना चाहते हो? हमारा दूसरा सवाल है कि जब कोई नेशनल इंटरेस्ट में कोई कंपनी काम कर रही है, क्योंकि CEL क्या बनाती है, मैं आपको थोड़ा सा विवरण देना चाहता हूं। CEL बनाती है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज।
इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का मतलब हमारी स्वयं की यूज़ करने वाली टेक्नोलॉजी। एक तरफ तो हम वोकल फॉर लोकल पे बात करते हैं, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हम हमारे इन्वेंशंस खुद का चालू रखें। एक कंपनी जो एक कर रही है 1974 से, जिसका प्रॉफिट है, उसको आपने एक फर्नीचर वाली कंपनी को ले दिया। उस कंपनी की 44% लैंड वैल्यू पे टोटल कंपनी आपने दे दी। दो बिडर थे और दोनों इंटर रिलेटेड है, फिर भी आप चुप रहे। उस कंपनी को आपने उस नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग को दे दिया, जिसका एनसीएलएटी में केस पेंडिंग है आज भी। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये आज सुबह का ही मैंने एनसीएलएटी की वेबसाइट से लिया है, ये वाला डॉक्यूमेंट। ये आज का है, ये आज केस पेंडिंग है। तो हमारा तीसरा सवाल इस संदर्भ में ये है कि जो सीईएल जिसकी वैल्यूएशन कंजर्वेटिव बेसिस से 1300 से 1600 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी, वो आपने 210 करोड़ में क्यों दे दी? क्यों आपने रिजर्व प्राइस को मात्र 194 करोड़, क्यों आपने रिजर्व प्राइस को मात्र 194 करोड़ रखा? हमारा ये तीसरा सवाल। हमारा चौथा सवाल है कि आपने इंटरकनेक्शन बिटवीन बिडर्स का इवैल्यूएशन क्यों नहीं किया? जब दो ही बिडर आए और दोनों इंटरकनेक्टेड थे और आपने कंपनी बेच दी। और अंत में हम ये पूछना चाहते हैं कि वाई ए प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटेजिक पीएसयू इज हैंड ओवर टू ए कंपनी विच इज हैविंग लेस देन 10 एम्प्लॉइज, जिसके 10 से कम एम्प्लॉइज है, उसको आपने स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू दे दी। जिसका केस एनसीएलएटी में पेंडिंग चल रहा है, उसको स्ट्रेटेजिक पीएसयू दे दी। जिसकी वैल्यूएशन एक कंजर्वेटिव हिसाब से भी अगर देखें तो 1300 से 1600 करोड़ रुपया होनी चाहिए थी। आपने रिजर्व प्राइस 194 करोड़ क्यों रखी? ये क्या हो रहा है? आप देश नहीं बिकने देंगे, ये क्या हो रहा है? 1300 से 1600 करोड़ वैल्यूएशन की कंपनी को 194 करोड़ पहले रिजर्व प्राइस रखी जाती है, फिर 210 करोड़ में उस कंपनी को ऐसे फर्म को दे दी जाती है जो कि फर्नीचर बनाती है, जिसमें 10 से कम एम्प्लॉइज हैं। और ये जो हमारी जो सीईएल है, ये बनाती है इंडिजीनियस नो हाउ। ये कहाँ यूज होता है? सैटेलाइट सिस्टम में, बुलेट प्रूफ मटेरियल फॉर बॉडी आर्मर्स में, नाइट विजन डिवाइसेज में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए हीट 55 डायनामेट बनाने के लिए, ये सारे वहां पे सप्लाई करते हैं। उस कंपनी को आपने किसको दे दिया? नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग को, जो 10 से कम है। ये नंदल से क्या रिश्ता है? ये नंदल अचानक से नंदल को इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि कैसे हो गई? जो नंदल एनसीएलएटी में जिसका केस पेंडिंग चल रहा है वाइंडिंग अप के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस गई। जिस कंपनी का सिर्फ लैंड की वैल्यू का 44% पे आपने पूरी कंपनी दे दी, और लैंड भी सिर्फ सर्किल रेट, मार्केट वैल्यू विल बी डबल ऑफ सर्किल रेट। तो हमारे ये 5 प्रश्न हैं कि स्ट्रेटेजिक आपका प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज को क्यों बेचना चाहते हो? दूसरा, जो कंपनी का वैल्यूएशन 1300 से 1600 करोड़ रुपया था, उसको आपने 194 करोड़ आपने रिजर्व प्राइस क्यों रखी? आपने इंटरकनेक्शन बिटवीन द बिडर्स को इवैल्यूएट क्यों नहीं किया? 2 बिड पर ही आगे क्यों बढ़ गए? ऐसा क्या रिश्ता है? और ऐसी कंपनी जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो फर्नीचर कंपनी जिसका 99% इक्विटी होल्ड कर रही है, उसको आपने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो डिफेंस को सप्लाई करता है, उसको आपने उस कंपनी को क्यों बेच दिया? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये ऐसी आपकी क्या उनसे दोस्ती है? हम ये पूछना चाहते हैं। 3 दिन बचे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी साल खत्म होने में। हम चाहते हैं कि ये देश के हमारे पुरखों के खून पसीने की मेहनत को ये नंदल और कमंडल और ये इस तरह की कंपनियों को ना बेचें। ये कंपनियां बरसों की मेहनत के बाद देश के लोगों ने बनाई हैं। इनको प्रॉफिट मेकिंग है तो बेचने की ज़रूरत क्या है? जिस कंपनी के पास 1592 करोड़ की ऑर्डर बुक है, उसको बेचने की ज़रूरत क्या है? जिस कंपनी की हजारों एकड़, हजारों वर्ग मीटर की ज़मीन है, उसको आपने ज़मीन का मुआवजा भी नहीं लिया। और ध्यान रहे साथियों, एक लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये जो ज़मीन है, ये उत्तर प्रदेश के किसानों की ज़मीन है,
और उत्तर प्रदेश के सरकार ने वादा किया था उन किसानों को जब ये ज़मीन CEL के लिए ली थी कि आपको हम नौकरी देंगे। आज तक वो नहीं दिया गया। उनकी ज़मीन ले ली आपने और ज़मीन अपने दोस्तों के हवाले कर दी, और उनको अभी तक जो एम्प्लॉयमेंट का उनसे प्रॉमिस किया गया था वो तक नहीं हुआ। और एक लास्ट तथ्य बताऊंगा, फिर आपके सवाल लूंगा कि ये जो दोनों बिडर आए ना, इनकी बिड भी ज़्यादा अंतर नहीं है इनका। एक का 210 करोड़ है जिसको ये कंपनी जिसके हवाले कर दी गई, और दूसरा है JPM इंडस्ट्री, उसका 190 करोड़ है और रिजर्व प्राइस है 194 करोड़। अब इससे ज़्यादा क्या? 194 रिजर्व प्राइस, 210 में कंपनी दे दी गई, जो दूसरा बिडर है उसका 190 करोड़ बिड है। इससे ज़्यादा क्या साक्ष्य चाहिए? इससे ज़्यादा किस तरह से सेल हो रही है, इस सेल को रोका जाए। ये बरसों के लोगों की कमाई है, इसको अपने दोस्तों के हवाले करना बंद किया जाए। मैं आपके प्रश्नों के लिए तैयार हूँ। आप चाहेंगे कि मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली अंग्रेजी में भी करूं, या इज इट ओके? वुड यू लाइक टू हैव? आई विल बी शेयरिंग द प्रेस रिलीज इन इंग्लिश, सो so I am open for questions. If no, then any other question if you have, I would like to answer. बता देता हूँ। मैं एक एक का बताता हूँ। नंदल फाइनेंस में प्रदीप कुमार गुप्ता, यतेंद्र कुमार गुप्ता, प्रशांत गुप्ता और सुरभि बंसल। ये नंदल फाइनेंस का जब आप और इन डेप्थ करेंगे तो इनकी यहाँ नोएडा गाजियाबाद में एक यूनिवर्सिटी भी है, ऐसा मुझे बताया गया इन्हीं लोगों की। और नाम आप देख लीजिएगा, मैं नहीं बताना चाहता, मुझे पता है, पर उस यूनिवर्सिटी का और भाजपा का संबंध आपको सब दुनिया जानती है उस एरिया में। यूनिवर्सिटी का नाम है शारदा यूनिवर्सिटी। और ये नंदल और JPM की जो पेरेंट कंपनी है, जो दो बिडर थे, उनके डायरेक्टर भी एक ही है। और भारत सरकार आराम से 210 करोड़ दो, ये ले जाओ कंपनी, जिसकी लैंड की सर्किल रेट का वैल्यूएशन 450 करोड़ के आसपास है। क्यों? लॉस मेकिंग PSUs तो सुना था, पर प्रॉफिट मेकिंग, और वो भी स्ट्रेटेजिक। ये कंपनी क्या बनाती जो मैंने आपको बताया, और ये महत्वपूर्ण है, मैं आपको रिपीट करता हूँ। जो मिसाइल के ऊपर वो एक रॉकेट सा लगता है ना, ट्राइंगल सा, एक हर मिसाइल पे, वो ये कंपनी बनाती है, जिसको कहते हैं सीकर मिसाइल। फिर लेजर बेस्ड पेरीमीटर इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम, ये भी डिफेंस को सप्लाई होता है, जिसको PIDS कहते हैं। फिर डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट्स, फिर सीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर फ्यूज, ये जो हैंड वो बम होते हैं जिसको मुंह से वो ग्रेनाइट, उसका जो डिफ्यूज़र होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर फ्यूज, वो ये कंपनी बनाती है, भारत सरकार की। और इसके पास 1592 करोड़ के ऑर्डर हैं। प्रॉफिट दिखाया इस साल उसको 210 करोड़ में। अब आप ये बताइए, रिजर्व प्राइस से एक गया 5 करोड़ पीछे, एक गया 5 करोड़ आगे, दोनों इंटर रिलेटेड, दे दो कंपनी। ये इसको मैंने तो आज तक दुकानदारों को भी, ईयर एंड सेल भी होती है, हम लोग कभी जाते हैं कि भाई ईयर एंड सेल चल रही है, शर्ट खरीद ले, पर दुकानदार भी इस तरह की सेल नहीं करते कि 100 रुपए की चीज 44 रुपए में निपटा दे, जिसमें 100 रुपये तो सिर्फ लैंड की वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यूएशन तो 1300 से 1600 करोड़ के बीच है, उसको आपने 210 करोड़ में दे दिया। जी, और कोई प्रश्न? प्रधानमंत्री की नई गाड़ी आई है मर्सिडीज जी, S650, तो उसको लेके ये चर्चा हो रही है, क्योंकि ये SPG का कॉल होता है, तो टेक्निको कौन सी गाड़ी
की गाड़ी का इस्तेमाल किया, रेंज रोवर का, अपने कार्यकाल में, यूपीए के कार्यकाल में? मैडम, फकीर साहब से हमारे कुछ सवाल है। फकीर साहब, 2014 में जब आपने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया, तब आप चल रहे थे महिंद्रा स्कॉर्पियो में। 2015 में आप आगे BMW 7 सीरीज पे, 2017 में आगे टोयोटा लैंड क्रूजर पे, 2019 में फकीर साहब आगे जैगवार रेंज रोवर वोग में, और 2021 में मर्सिडीज मेबैक। ये हमने तो सुना था कि भारत के प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे उदाहरण हम पढ़ते थे कि भारत के ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने देश के लोगों की ज़्यादा चिंता करी, अपने लिए 7 साल में 5 गाड़ियां नहीं बदली किसी ने। मैंने तो नहीं सुना कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने 7 साल में 5 गाड़ियां बदली। आप तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे मेक इन इंडिया, आप तो महिंद्रा के बाद कोई इंडिया की गाड़ी में चढ़े ही नहीं प्रधानमंत्री जी। आपको भारत की गाड़ियों से इतनी क्या इरिटेशन है? और अगर ऐसे फकीर जो 7 साल में 5 गाड़ियां बदलते हो, तो मैं आज और इस नए साल में भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को फकीर बना दे, ताकि 7 साल में 5 इंपोर्टेड गाड़ियां बदली जाएं, हवाई जहाज 8,000 करोड़ का ले लिया जाए, 2,000 करोड़ का मकान दफ्तर बना दिया जाए। पिछले 2 साल में या तो हम लोगों की नौकरियां गई है या हमारी सैलरी कम हो गई है, उद्योग धंधों के प्रॉफिट कम हो गए हो, पर प्रधानमंत्री जी अपनी गाड़ियों को बदलने में, उनकी रफ्तार में कोई कमी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी 7 साल में 5 गाड़ियां, मुझे नहीं लगता अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इतनी ताकत है कि वो 7 साल में 5 गाड़ियां बदल ले। और वोकल फॉर लोकल, वो कहां गए? आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, एक भी हिंदुस्तानी भी गाड़ी नहीं। सारी शुरुआत हुई थी स्कॉर्पियो से, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने मुड़ के हिंदुस्तान की गाड़ी को नहीं देखा, वो चलते ही रहे, अपलिफ्ट होते ही रहे। 20 करोड़ की मर्सिडीज मेबैक। अरे 20 लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ का हवाई जहाज, 20 करोड़ की गाड़ी, 2,000 करोड़ का मकान व दफ्तर इंडिया गेट के पास। भैया, मैं आप सब लोगों को कहता हूं, और मैं तो अपने आप को भगवान से प्रार्थना करता हूं, मुझे ऐसा फकीर बना दो भाई। मैं तो नहीं बदल पा रहा, मैं तो मोटर बाइक से गाड़ी लेने में मेरे को बैंक लोन लेना पड़ा। पर यह बढ़िया है सिस्टम कि देश के लोगों का पैसे का आप लेते जाओ, और सवाल पूछे तो आप चिर परिचित। प्रधानमंत्री जी और उनके ऑफिस के सभी लोगों को मैं कहता हूं, नए साल में एक रिजोल्यूशन लीजिए। वो रिजोल्यूशन ये लीजिए कि आपका जब भी आपसे सवाल पूछा जाता है, आप ये 3 शब्द को प्रयोग करना बंद कीजिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। सोनिया गांधी जी है क्या प्रधानमंत्री? उन्होंने खरीदी क्या 5 गाड़ियां 7 सालों में? उन्होंने 8,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदे क्या? उन्होंने 2,000 करोड़ का मकान बनवाया क्या इंडिया गेट के पास? उन्होंने मेबैक खरीदी क्या? वो तो हमेशा अपनी गाड़ियों से चली है। और आपसे जो ही आप असहज होते हो, लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि भाई ये 7 साल में 5 गाड़ियां कैसे, तो आप अपने लोगों को, और जिनको आपकी भाषा में कहते हैं सोर्सेज, वो सोर्सेज आ जाते हैं अचानक से उल जलूल स्टेटमेंट्स देके। आप ये बताइए कि हमको फकीर कब बनाएंगे? सब फकीर बनना चाहते हैं, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग फकीर बनना चाहते हैं। थैला लेके हम भी चले जाएंगे, हमें बैठा दो 5-7 साल में 5 गाड़ियों में। ये जो 5 गाड़ियां हैं उसको एज इट इज हमारा भी अपग्रेडेशन करो। सब हिंदुस्तान का हर व्यक्ति फकीर बनना चाहता है, आप बनाओ हमको फकीर। अगर मर्सिडीज मेबैक में चलना फकीरियत है तो हम फकीर बनना चाहते हैं। ये फकीर साहब के ये ऐसे कारनामे, 2,000 करोड़ का मकान, 20 करोड़ की गाड़ी और 8,000 करोड़ का हवाई जहाज, ये फकीरियत है? मुझे नहीं लगता ये फकीरियत है, ये कहीं से फकीरियत नहीं है। मैं तो बचपन में ये पढ़ता था कि लाल बहादुर शास्त्री जी 4-5 जोड़ी कपड़ों में पूरा प्रधानमंत्री का कार्यकाल उन्होंने निकाल लिया। मैं तो कपड़े भी 7 साल में 5 जोड़ी कपड़े खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण हमारी तो बाइंग कैपेसिटी खत्म हो गई है,
और ये मैं अकेले मेरी नहीं कह रहा हूं, देश की रिजर्व बैंक के आंकड़े कह रहे हैं कि कंज्यूमर सेंटिमेंट्स खराब है। हम हमारे शर्ट भी नहीं खरीद पा रहे, कपड़े जूते चप्पल भी नहीं खरीदने पा रहे, और यहाँ 20-20 करोड़ की गाड़ियां। सवाल पूछो तो बोले जाओ सोनिया गांधी। अरे 7 साल से आप हो प्रभु, 7 साल से आप हो, 5 गाड़ियां हमने नहीं बदली, आपने बदली। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि BMW 7 सीरीज में क्या खराबी थी, क्या आप रेंज रोवर में आ गए? रेंज रोवर में क्या खराबी थी, क्या आप मर्सिडीज मेबैक में आ गए? समझ में नहीं आता। पर अब प्रभु है, फकीरियत है, कुछ भी हो सकता है। पर फकीरियत साहब और आपके कार्यालय के सारे लोग रेजोल्यूशन लीजिए। अब ये ट्रिक्स है ना, बहुत पुरानी हो गई, 7 साल हो गए। अब नई ट्रिक्स का या तो निर्माण कीजिए या सच का सामना कीजिए। ये ट्रिक्स के भाई उन्होंने ये कर लिया और उन्होंने ये कर लिया। मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को, जो ये सोर्स बेस्ड अपनी इंफॉर्मेशन अपने कुछ साथियों के साथ मिलके चलाते हैं। मैं चुनौती देता हूं, एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दे जहां पे सोनिया गांधी जी ने कोई इस तरह की गाड़ियों को चेंज किया हो जैसा कि वो कह रहे हैं अपने सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन में। चुनौती देता हूं। और अगर आपको चुनौती स्वीकार नहीं है, अगर आप इसका जवाब नहीं दे सकते तो माफी मांगिए और ये बताइए कि ये 7 साल में 5 गाड़ियां क्यों, किसके पैसों से? ये तो पैसा तो हमारा ही है ना, करदाताओं का ही है ना। हम जो पेट्रोल डीजल भराते हैं ना, उसका पैसा मर्सिडीज खरीदने में चले जाता है। खूब पेट्रोल भराओ, मर्सिडीज में बैक आएगी। खूब पेट्रोल हमने पिछले साल भराया तो रेंज रोवर आ गई, उससे 2 साल पहले बढ़ाया तो BMW आ गई। तो ये फकीरियत नहीं है। एक मिनट मैम, आई कैन कंप्लीट दिस इन इंग्लिश एंड देन come to your question. In last 7 years, Honorable Prime Minister, who himself called himself as Fakir, had changed 5 vehicles. And I start. Please understand the chronology. 2014, Mahindra Scorpio. 2015, BMW 7 Series. 2017, Toyota Land Cruiser. 2019, Jaguar Range Rover Vogue. 2021, Mercedes-Benz Maybach. I am asking Honorable Prime Minister Fakir Saab that can you name any head of the state of any country of the world who had changed 7 vehicles in 5 years? And if changing 5 vehicles in 7 years is fakiriyat, then every citizen of our country wants to be fakir. We all wants to be fakir, because if fakiriyat is buying 8,000 crore rupees plane, buying 20 crore rupees car, changing car every alternate year, making 2,000 crore rupees of house and office, if this is fakiriyat, we wish that every citizen of our country should be fakir. So he should answer that why in 7 years 5 vehicles had been changed. Why during the corona, when people are dying out of hunger, when our hunger index ranking is with the countries like Somalia, Afghanistan, when we are standing in hunger index there, in that years, why you are changing the cars? Why you are buying the aeroplanes? Why you are constructing Modi Mahals for you? That is the question which every citizen of our country would like to have an answer. Yes, ma'am. देखिए, मैंने कई बार उनसे एक सवाल पूछा है और आपके माध्यम से उन्होंने जरूर सुना होगा। आज पुनः पूछता हूँ, 4 साल 10 महीने में एक ऐसी स्कीम बताइए, भले ही वो युवाओं के लिए हो, भले ही वो महिलाओं के लिए हो, भले ही वो उद्योगों के लिए हो, जो आपने कंसीव की हो और आपने इम्प्लीमेंट कर दी हो। एक, कैन ही नेम एनी वन स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश?
Politics of polarization era is gone. The youth of Uttar Pradesh is looking for jobs. The girls of Uttar Pradesh is looking for their development. The ladies of Uttar Pradesh is looking for how they can cope up with the male members of the society and how they can move ahead. And Congress party is working on the politics of performance, not politics of polarization. तुष्टीकरण की राजनीति का समय खत्म हो चुका है। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा की? योगी जी, आप तो वो लोग थे कि जब हाथरस में महिला बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ तो आप दुष्कर्म करने वालों के साथ खड़े थे। जब उन्नाव की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ तो आपने और आपकी पूरी सरकार ने उस दोषी एमएलए को बचाने में पूरी ताकत लगा दी। जब सोनभद्र, इटावा, आगरा में दुष्कर्म हुआ तो आप उन लोगों के साथ नहीं खड़े थे जो पीड़ित थे, आप उन लोगों के साथ खड़े थे जो दोषी थे। जब किसानों को लखीमपुर में कुचला गया तो आप किसानों के साथ नहीं खड़े थे। आप आज भी टिल डेट यू आर ट्राइंग टू सेव योर एमओएस होम। आप आज भी अपने गृह राज्य मंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हो। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, you are there as a head of the governance of the state. Can you answer this? And coming to your question on dharma, I challenge, and I today once again I challenge that maybe in this year or maybe in next year, whenever you find time, wherever you invite me, I will come. Let us have a discussion on Hindu dharma and Hindutva. Your ideology is Hindutva ideology. That is not Hindu dharma's ideology. आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से भरपूर हो। आपके लिए दूसरे लोगों के प्रति आपके मन में नफरत, आपके मन में घृणा, द्वेष है, प्यार नहीं है। आपके मन में सबका विकास नहीं है, आपके मन में सबका विनाश है। आप डिबेट कीजिए, डिस्कशन कीजिए अपने पॉलिसीज के ऊपर। बार बार आप उन्हीं मुद्दों पे आते हो। अभी थोड़े दिन बाद, पिछली बार हनुमान जी की जातियां बताई थी, इस बार शंकर भगवान की बताएंगे, आप नोट कर लेना। मैं आपको पहले बता रहा हूं क्योंकि मैं इनकी एम्पेरिकल डेटा से रिसर्च करके आया हूं। क्योंकि ये एक बार इस हनुमान जी की, राम जी की तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ कृष्ण भगवान, तीसरी तरफ शंकर भगवान की तरफ जाते हैं। तो अब ये इस बार प्रभु शंकर की जातियां बताते घूमेंगे। जिस तरह हनुमान जी की 5 जातियां बताई थी इन्होंने, कभी बोले जाट है, कभी बोले आदिवासी है, कभी बोले ब्राह्मण है, कभी बोले दलित है। तो इस बार ये भगवान शंकर की जात, और जो भगवान की जातीय बताने का पाप करता है ना, उसको भगवान दंड देते हैं। आरएसएस तो मदर इंस्टीट्यूट है जिसकी सरकार है, वो क्या चुप है? ऐसी जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं दी उन्होंने अभी तक, और अगर दी तो प्रधानमंत्री खामोश है, गृह मंत्री कुछ नहीं कर रहे आरएसएस की बात पे भी। मैं तो अखबारों में ही पढ़ता था कि अब आरएसएस वारएसएस कुछ नहीं है, जो है प्रधानमंत्री है। आपके सवाल से तो मुझे लग रहा है अब कि जो अखबारों में लिखा हुआ था वो सही था कि आरएसएस के पास इंफॉर्मेशन, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आरएसएस की इंफॉर्मेशन और आरएसएस की बात भी नहीं सुन रहे। आरएसएस के पास कुछ है जानकारी तो देश के गृह मंत्री को, गृह राज्य मंत्री नहीं बोला है, वो तो आजकल यूनाइटेड नेशंस में शांति के बारे में भाषण देते घूम रहे हैं। गृह मंत्री को बताएं, प्रधानमंत्री को बताएं, इस तरह से देश का माहौल जो भी खराब कर रहा है उसकी जानकारी सरकार को दें। मैंने तो ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर ही सुना था कि पहले 50,000 तक नो टैक्स, 50,000 से 1 लाख तक 10%। ये अब यहाँ पे वोटों में भी टैक्सेशन स्ट्रक्चर चालू हो गया। ये इस तरह की बातें करना लोकतंत्र का और संविधान का मजाक उड़ाना है कि आप मेरे को X दे दो तो मैं आपके Y कर दूंगा। संविधान में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप 1 लाख वोट दो तो 1,000 ले लो, 2 लाख दो तो ये ले लो। ऐसी बातें तो मैंने तो संविधान में नहीं पढ़ी। उन्होंने कोई अपना अलग संविधान बना लिया हो आरएसएस के थ्रू तो हमें बताएं। मेरी जानकारी में तो ये संविधान और लोकतंत्र का मजाक है।
किसकी सरकार है वहाँ उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी और आपकी जानकारी, हम दोनों की जानकारी के अनुसार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी सरकार को इतना गिरा हुआ क्यों दिखाना चाहते हैं? अरे दंगा फैलाने की जानकारी थी तो पकड़ो ना, जेल में डालो उनको पूछताछ के लिए बुलाओ और अंदर डालो। सिर्फ पत्रकारों के अगेंस्ट ही यूएपीए का प्रयोग नहीं करना है, देशद्रोहियों के खिलाफ भी करना है। जो पत्रकार सवाल पूछे सिर्फ उनके खिलाफ ही नहीं करना है, जो विपक्षी दल के लोग सवाल पूछे सिर्फ उनके खिलाफ ही सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एसएफआईओ को नहीं भेजना है, जो दोषी हो उनके खिलाफ भी भेजना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में भाजपा की सरकार, और सवाल पूछ रहे हैं वो खुद। आप अपनी सरकारों का मजाक उड़ाते हो सरेआम। ये किसने पूछा सी ये सवाल? योगी जी को बताओ उसका नाम, कि ये योगी जी का नाम उपहास उड़ाते हैं। ये सवाल पूछ के योगी जी को ये बताना चाहते हैं कि योगी जी के हाथ में कुछ नहीं है, जब दंगा फैलाने की सूचना उस व्यक्ति को और योगी जी की सरकार को नहीं है। इसका मतलब योगी जी की सरकार निष्क्रिय है, किसी काम की नहीं है। वो तो ये कहना चाह रहे हैं। योगी जी का ऐसा उपहास क्यों उड़ाना चाहते हैं भाजपा के लोग? क्या वो मोदी ग्रुप के लोग हैं क्या कि योगी जी का उपहास उड़ा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर टू यू।